पृथ्वी पूरे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है और हम यानी मानव जाति का अस्तित्व है। पिछले लाखों सालों से हम मानव इसी ग्रह पर रहकर अंतरिक्ष में जाने के सपने देखते आ रहे हैं। आज हम इतने विकसित हो चुके हैं कि हम पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रहों पर जाने की योजना बनाते रहते हैं। हजारों स्पेस मिशन और स्पेशल टेलीस्कोप की मदद से हमने ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोज लिया है जो हमारे पूर्वजों तक को पता नहीं थे। पर हम जितनी तेजी से विकसित हो रहे हैं और लगातार एडवांस होते जा रहे हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ब्रह्मांड में हमेशा के लिए बने रहें, यानी मानव जाति अब कभी खत्म ही ना हो। थ्योरेटिकली मानव जाति को अगर लगातार एनर्जी मिलती रहे और उनकी जरूरत पूरी हो जाए तो वह अरबों खरबों साल तक भी इस विशाल स्पेस में रह सकती हैं। पर यह जितना आसान दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि भले ही मानव जाति अरबों खरबों साल का सपना देखे, पर हमारा ब्रह्मांड इतने सालों तक टिकेगा इसका हमें भी खुद अंदाजा नहीं है। क्या मानव जाति आज से 1 अरब साल बाद या फिर 10 या 100 अरब साल बाद भी इस यूनिवर्स में रह सकेगी, या फिर ये यूनिवर्स ही उसका साथ छोड़ देगा? ऐसी क्या टेक्नोलॉजीज मानव सभ्यता डेवलप करेगी जिससे वो 100 अरब सालों तक भी इस ब्रह्मांड में रह पाए? तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ एक ऐसी यात्रा पर जहां मैं आपको ले चलूंगा आज से 100 अरब साल बाद के ब्रह्मांड की ओर। इस ब्रह्मांड में क्या बचेगा और क्या बनेगा, और साथ में क्या मानव सभ्यता यहाँ तब भी होगी, और अगर होगी तो वो कितनी एडवांस होगी? क्या पूरी गैलेक्सी या यूनिवर्स पर उसका राज होगा, या फिर हमारा भविष्य हमें कहीं और लेकर के जाएगा? तो दोस्तों, जल्दी से सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ इस अनोखी यात्रा पर। इस समय ब्रह्मांड की उम्र करीब 14 अरब साल है और हमारा सौरमंडल करीब 4 अरब 63 करोड़ साल पुराना है। सूर्य की उम्र 4 अरब 60 करोड़ साल है और पृथ्वी की 4 अरब 50 करोड़ साल। इन सब के बीच अगर हम मानव जाति को देखें तो वह इस पृथ्वी पर पिछले 60 लाख सालों से है। देखा जाए तो ये हमारे सूर्य की एज के सामने 1 सेकंड के भी बराबर एज नहीं है। ब्रह्मांड में हमारा एग्जिस्टेंस अभी शुरू ही हुआ है और ब्रह्मांड के 14 अरब साल बीत भी गए हैं। खैर, इस समय ये अपनी स्टेलिफेरस एरा में है, यानी आज से 100 अरब सालों तक इसका यही युग बीतेगा जहां इसमें नए तारे बनेंगे और साथ में खत्म भी होंगे। ये तारों का युग होगा और ब्रह्मांड में आपको सबसे ज्यादा तारे इसी एरा में दिखाई देंगे। हालांकि धीरे धीरे ये तारे भी खत्म होंगे और फिर 100 अरब सालों के अंत में केवल व्हाइट ड्वार्फ, रेड ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स ही बचेंगे। और हमारा ये पूरा मानव जाति का सफर इसी एज में पूरा होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सूर्य की ओर। पिछले 4 अरब 60 करोड़ सालों से दहक रहा हमारा सूर्य अपनी लगभग आधी जिंदगी पूरी कर चुका है। इसमें मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम इसे और 5 अरब साल तक फ्यूज होने देंगे। पर यह 5 अरब साल तक जाने से पहले ही हमारी पृथ्वी और मौजूद जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 1 अरब साल यानी 100 करोड़ साल में ही सूर्य अपनी ल्यूमिनोसिटी को 10% बढ़ा लेगा। यानी जितना भी आज ब्राइट दिखाई देता है उससे 10% ज्यादा ब्राइट आज से 1 अरब साल बाद दिखाई देगा। उस समय पृथ्वी पर एवरेज टेम्परेचर करीब 47 डिग्री सेल्सियस होगा और समुद्रों में बचा पानी उबलने लगेगा। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों से गर्म होकर पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ेगी। यदि उस समय कहीं जीवन होगा तो वो केवल पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल्स पर ही हो सकता है। खैर, फिर धीरे धीरे हमारा हैबिटेबल जोन भी 2 अरब साल बाद और आगे स्विच होकर के मार्स के पास पहुंच जाएगा और पृथ्वी पूरी तरह रहने लायक नहीं रहेगी। करीब 1 अरब से लेकर 5 अरब सालों तक इस सोलर क्राइसिस में अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर अंत में सूर्य ही रेड जायंट स्टार बनकर पृथ्वी को अपने में समा के खत्म कर सकता है। तो हमें इस फेज 1 यानी सोलर क्राइसिस से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी का सवाल है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास 2 तरह के खतरनाक सॉल्यूशन हैं जो हो सकता है कि भविष्य में मानवता ट्राई भी करे। इसमें पहला सॉल्यूशन है सूर्य को अपनी प्लेस से मूव करना, क्योंकि सूर्य के साथ दूसरे ग्रह भी ग्रेविटेशनली बाउंड हैं, तो वो भी इसके साथ मूव होंगे और पृथ्वी पर कुछ भी अलग महसूस नहीं होगा। बस आपको हर कुछ सालों में नए नए तारे और गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी।
तो अब सवाल आता है कि इतने विशाल सूर्य को उसकी ऑर्बिट से मूव कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हम सूर्य को ही यूज करेंगे और यहाँ न्यूटन का तीसरा लॉ हमारी मदद करेगा। तो सूर्य हर सेकंड करीब 38,000 खरब वॉट्स प्रोड्यूस करता है। इसमें इतने फोटोन रिलीज होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, और हर फोटोन भले ही उसमें कोई मास ना हो फिर भी वह मोमेंटम रखता है। यानी हर फोटोन जो सूर्य से निकलता है वो सूर्य को पीछे धकेलता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप स्पेस में एक टॉर्च जलाएं तो उससे रिलीज होने वाले फोटोन आपको पीछे की ओर किक करेंगे और आप पीछे जाते रहेंगे। तो हमें सूर्य को इसी तरह से पीछे करना है। इसके लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट रशियन साइंटिस्ट लियोनिड स्कार्डोव ने दिया था। उन्होंने इसका नाम स्कार्डोव थ्रस्टर रखा, जिसमें एक बेहद विशाल मिरर जो कि आकार में सूर्य से भी कई गुना विशाल हो, यानी लाखों करोड़ों किलोमीटर में फैला हो, और उसकी शेप स्फेरिकल आर्क हो यानी कॉनकेव मिरर जैसी, और ये इतना पतला हो कि इसे 250 बार एक के ऊपर एक रखा जाए तब इसकी मोटाई आपके बाल के बराबर बने, यानी आपके बाल से भी 250 गुना पतला हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्रेविटी जीत जाएगी और हमारा ये विशाल मिरर सूर्य में ही समा जाएगा, और नहीं तो इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा कि सूर्य ही खत्म हो सकता है। तो इसीलिए हमें इसकी थिकनेस इतनी कम चाहिए। फिर सबसे खास बात है इसकी प्लेसमेंट। अगर इसे सीधा पृथ्वी और सूर्य के बीच में रख दिया जाए तो इससे एक जगह पर बिल्कुल लाइट रिसीव नहीं होगी, तो दूसरी जगह पर इतने फोटोन्स यानी लाइट आएगी कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह जलकर ही खत्म हो जाएंगे। तो इसकी सबसे सही प्लेसमेंट है सूर्य के पोल्स पर, जहां से यह सीधा सूर्य के फोटोन्स को रिफ्लेक्ट करेगा और सूर्य फिर इन्हीं फोटोन्स की मदद से आगे बढ़ेगा। हालांकि इतने विशाल और भारी सूर्य को मूव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए लगातार 1 करोड़ सालों तक ऐसा करने पर यह केवल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव हो पाएगा। पर अगर लगातार थ्रस्ट बनता रहा तो 1 अरब सालों में ही सूर्य गैलेक्सी के दूसरे कोने पर होगा और कम से कम 30,000 लाइट ईयर दूर तक की यात्रा कर लेगा। इस मिरर की वजह से जब सूर्य रेड जायंट फेज में भी जाएगा तो भी पृथ्वी बच जाएगी। लगातार थ्रस्ट से सूर्य पीछे जाता रहेगा और जैसे ही अपने लास्ट फेज में एक्सपेंड करेगा तो इसकी ल्यूमिनोसिटी और हीट दोनों बढ़ेंगी। तो उस समय हम पृथ्वी की ऑर्बिट भी इस थ्रस्टर की मदद से बदलते रहेंगे। बस ये एकदम फाइन ट्यून होना चाहिए। सूर्य का आकार बढ़ता जाएगा तो उसका हैबिटेबल जोन भी बढ़ेगा। हमें बस उस जोन में रहना है, तो हमें एनर्जी भी मिलती रहेगी और पृथ्वी पर जीवन को कोई नुकसान भी नहीं होगा। जब सूर्य पूरी तरह रेड जायंट बन जाएगा और मरकरी और वीनस भी खत्म कर देगा तो उस समय इसका हैबिटेबल जोन शनि ग्रह के पास होगा। तो हमें भी इस थ्रस्टर की मदद से अपनी पृथ्वी को शनि ग्रह के पास लाना है। एकदम सटीक कैलकुलेशन से अगर हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे तो कम से कम आज से 5 अरब सालों तक ह्यूमैनिटी को सरवाइव कर पाएंगे। पर अब 5 अरब साल बाद सूर्य अपना सारा मास खत्म करके एक वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा और इसका आकार केवल पृथ्वी के बराबर होगा। ऐसे में जाहिर है हमारे लिए वाइट ड्वार्फ की खतरनाक रेडिएशन से बचने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हमें फिर कुछ और नया ऑप्शन खोजना होगा जिससे मानव जाति आगे भी बची रहे। तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो हम अपने पूरे सोलर सिस्टम और सन को किसी दूसरे यंग स्टार के पास ले जाएं और फिर उस स्टार के हैबिटेबल जोन में पृथ्वी को एक स्टेबल ऑर्बिट में प्लेस कर दें और पुराने रेड जायंट सूर्य को कहीं दूर छोड़ दें। उससे हम नए स्टार सिस्टम में फिर से कई अरबों सालों तक पृथ्वी पर आराम से रह सकते हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन है कि हम अपने सूर्य को रेड जायंट स्टार बनने ही ना दें, उसके मास को धीरे धीरे कम करते रहें जिससे उसकी कोर में प्रेशर कम होगा और हीलियम भी उतनी नहीं बनेगी जिससे उसका फ्यूजन खत्म हो जाए और वह एक्सपेंड होता रहे। तो ये सब करने के लिए हमें एक ऐसा स्टार लिफ्टर मेगा स्ट्रक्चर बनाना होगा जो कि अपने मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल बीम से सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम को खाता रहे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैप्लन थ्रस्टर, जो कि सूर्य के मास को थ्रस्ट की तरह यूज करके हमारे सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाता रहेगा और साथ में उसके मास को भी स्पेस में रिलीज करेगा, जिससे सूर्य कभी रेड जायंट फेज में नहीं जाएगा। धीरे धीरे जब सूर्य का 30% मास खत्म हो जाएगा तो वह रेड ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा और फिर रेड ड्वार्फ स्टार प्रैक्टिकली 10,000 अरब सालों तक मानव सभ्यता को एनर्जी और हीट दे सकता है। देखा जाए तो मानव सभ्यता सूर्य को रेड ड्वार्फ स्टार बनाकर
अरबों खरबों सालों तक रह सकती है। पर यह जितना आसान दिखाई देता है उतना ही मुश्किल है। टाइप 2 जैसी सभ्यता जो कि सूर्य के बराबर एनर्जी हर सेकंड यूज करती है, वही इतने विशाल मेगा स्ट्रक्चर को बना सकती है। उसका अपने सूर्य की एनर्जी पर 100% कंट्रोल होगा। सूर्य जितनी एनर्जी एक सेकंड में रिलीज करेगा, उतनी एनर्जी ये सभ्यता एक सेकंड में ही अपने काम के लिए यूज कर सकती है। स्काडोब और कैप्लन थ्रस्टर जैसे स्टेलर इंजन यही सभ्यता बना सकती है, जिससे हम सूर्य को यूज करके ह्यूमैनिटी को 5 अरब सालों के बाद भी जीवित रख सकते हैं। पर जैसे जैसे हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो सूर्य जैसे तारे भी हमें कम लगने लगेंगे। वहीं दूसरी ओर आज से 5 अरब साल बाद हम जैसे ही सोलर क्राइसिस के इस फेज से निकलेंगे तो दूसरा फेज गैलेक्टिक मर्जर चालू हो जाएगा, जो कि और 5 अरब साल तक चलेगा। आज से 4 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा की जबरदस्त टक्कर होगी और फिर गैलेक्सीज के मर्जर होने का खतरनाक खेल चालू हो जाएगा। हालांकि स्टार्स के बीच कई लाइट ईयर्स की दूरी होती है, तो इसलिए तारों के बीच डायरेक्ट कोलिजन नहीं होगा। पर जब एंड्रोमेडा के 10 खरब तारे हमारे आसपास होंगे तो सुपरनोवा धमाकों की एक ऐसी वेव चालू हो सकती है जो रेडिएशन से ही सब कुछ खत्म कर दे। यह फेज आज से 4 अरब साल से लेकर 10 अरब सालों तक चलेगा और इससे बचने का एक ही तरीका होगा कि हम अपने बनाए गए स्टेलर इंजन्स की मदद से अपने सूर्य को गैलेक्टिक सेंटर से जितना दूर लेकर जा सकें वहां ले जाएं। अगर हम मिल्की वे और एंड्रोमेडा के कोलिजन के वक्त अपने सूर्य को गैलेक्सी के बाहरी हिस्सों में ले जाएंगे तो इससे खतरनाक गामा रेडिएशन और कई सुपरनोवा और ब्लैक होल मर्जर और कोलिजन से बचे रहेंगे और इस तरह इस फेज को भी मानव सभ्यता आसानी से पार कर लेगी। आज से 10 अरब साल बाद जब यह कोलिजन खत्म होगा और दोनों गैलेक्सीज मिलकर के विशाल इलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगी, तभी मानव सभ्यता इस ब्रह्मांड में स्टेबिलिटी के साथ रह सकेगी। पर यह स्टेबिलिटी भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। इसके बाद ब्रह्मांड का तीसरा फेज शुरू होगा। इस फेज में मानव सभ्यता अगर टाइप 3 सभ्यता नहीं बनी तो वह सूर्य के सहारे ही जीवित रहेगी, पर धीरे धीरे सूर्य भी खत्म होगा और फिर हम अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के चक्कर में कई तारों की एनर्जी भी यूज कर लेंगे और जिनकी नहीं कर पाएंगे वो इस फेज की शुरुआत में ही खत्म हो जाएंगे। अब ब्रह्मांड में कोई भी सूर्य जैसा तारा नहीं बचेगा, केवल रेड ड्वार्फ स्टार और व्हाइट ड्वार्फ ही होंगे जिससे हमारी एनर्जी की डिमांड पूरी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत दूर होती जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जब हमारी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी दिखाई तक नहीं देगी। ऐसे में फिर बढ़ती एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें मानव सभ्यता की कॉन्शियसनेस को डिजिटली अपलोड करना होगा। इसके लिए हम मैट्रियोश्का ब्रेन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जहां किसी स्टार पर डायसन स्फीयर जैसा मेगा स्ट्रक्चर होगा और इसी स्फीयर में अरबों खरबों कंप्यूटर्स होंगे जो कि स्टार्स की एनर्जी से चलेंगे। ऐसे में एक छोटा सा रेड ड्वार्फ स्टार भी अरबों खरबों लोगों की कॉन्शियसनेस को जीवित रख सकता है। हम लोग अरबों सालों तक इस तारे की मदद से जी पाएंगे। हालांकि इसकी लिमिटेशन ये होगी कि हम अपनी फिजिकल बॉडीज यानी अपने शरीर से दूर होंगे और केवल एक मशीन के जरिए ही यूनिवर्स को देख पाएंगे। पर इसका भी एक सॉल्यूशन है जो मानव सभ्यता को बिना अपनी फिजिकल बॉडीज खोए हुए जीवित रख सकता है। इसके लिए एक बेहद विशाल मेगा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि आकार में डायसन स्फीयर से भी हजारों गुना बड़ा हो और साथ में ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास भी हो, जिससे उसके एनर्जी से लगातार अरबों खरबों लोगों को एनर्जी दे सके। मैं बात कर रहा हूं विर्च प्लैनेट की, जिसे फिजिसिस्ट पॉल विर्च ने प्रपोज किया था। यह प्लैनेट थ्योरेटिकल मैक्सिमम है, यानी हम करंट फिजिक्स और थ्योरी को यूज करके इससे ज्यादा विशाल प्लैनेट नहीं बना सकते हैं। यह देखने में एक स्फेरिकल प्लैनेट जैसा ही होगा, बस इसे गैलेक्सी के सेंटर में विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल को घेर कर बनाया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे टाइप 2 सभ्यता सूर्य को घेर कर डायसन स्फीयर बनाती है, तो मानव सभ्यता भी अरबों साल बाद शायद ब्लैक होल के आसपास ऐसा ही गैलेक्टिक स्केल का स्ट्रक्चर बना सकती है जिसकी ग्रेविटी अर्थ जैसी ही हो और इसमें इतने लोग आ सकें जिनकी हम कल्पना भी ना कर पाए। अगर सब कुछ सही रहा और ग्रेविटी भी फाइन ट्यून पृथ्वी जैसी रही तो विर्च प्लैनेट अपने अंदर करीब 10⁻30 लोगों को समा सकता है, यानी एक के पीछे 30 जीरो लगा दो, इतने लोग। ये आज की हमारी करंट पॉपुलेशन से भी
100 अरब अरब गुना ज्यादा है। अगर मानव सभ्यता इस विर्च प्लेनेट को भविष्य में बना पाई तो वह 100 अरब साल बाद भी आराम से जीवित रह सकेगी। उसकी हर एनर्जी की डिमांड को यह प्लेनेट ब्लैक होल की मदद से पूरा करता रहेगा। पर इसे बनाना ही अपने आप में एक चैलेंज है। टाइप 2 सभ्यता इस प्लेनेट को नहीं बना सकती है। केवल टाइप 3 सभ्यता, जो कि एक गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकती है, वही इस प्लेनेट को बनाकर जीवित रह सकती है। ऐसे ही कई प्रोटोटाइप कई गैलेक्सीज में बनाकर ब्रह्मांड के लास्ट ब्लैक होल तक मानव सभ्यता टिक सकती है, जो कि अपने आप में सबसे हैरान करने वाली बात है। तो अब दोस्तों, विर्च प्लेनेट कैसे काम करता है और इसे बनाने में कितना रिसोर्स और एनर्जी चाहिए, इसके बारे में मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने मानव सभ्यता के अगले 100 अरब साल की बात की है कि वे कैसे कैसे कॉन्सेप्ट की मदद से भविष्य में ब्रह्मांड में टिक सकती है। यहाँ हमने 3 फेज में इस जर्नी को कवर किया है। पहले सोलर क्राइसिस की प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर मिल्की वे और एंड्रोमेडा की टक्कर से हम बचे, और फिर जब स्टार्स खत्म हुए तो हम ब्लैक होल के जरिए अपनी एग्जिस्टेंस को बचा पाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अब कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा तो जमकर कमेंट कीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। इसी के साथ साथ सही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए आज्ञा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।